जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग समान अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में जो टोटल हैं वो 100 प्रश्न होंगे। और सारे जो प्रश्न हैं दोस्तों वो जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट हैं। और आपको पता होगा कि इससे पहले हमने 6 आपकी प्रैक्टिस सेट कराए हैं और ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग इसे बनाइए और कितना मार्क्स आता है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि झारखंड की किस जगह के जैन मतावली आरंभिक निवासी थे जिन्हें सरक कहा जाता था। तो पता होगा दोस्तों कि सरक जो होता है श्रावक शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसे श्रावक जो होते हैं वो गृहस्थ जैन मतावली को कहा जाता था, जो कि सिंहभूम के निवासी थे। बाद में देखिए दोस्तों, तो यहाँ के जो सिंहभूम के निवासी हैं हो जनजाति के लोगों ने उन्होंने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस नागवंशी शासक ने खुखरा के स्थान पर दोईसा को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों दुर्जन शाह। दुर्जन शाह जो पता होगा दोस्तों कि जहांगीर के द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद इसे फिर में छोड़ दिया गया था, लेकिन 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी जो है खुखरा से लौटा और उसे खुखरा के स्थान पर दोईसा को अपनी राजधानी बनाया था। इसका मूल कारण था दोस्तों सुरक्षा था, क्योंकि पता होगा कि जो नई राजधानी इन्होंने बनाया वो 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा था और एक ओर से देखें दोस्तों तो नदी से घिरा हुआ था, और ये नदी था दक्षिणी कोयल नदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इनमें से किसका संबंध तमाड़ विद्रोह से नहीं था। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो एक व्यक्ति का संबंध जो है तमाड़ विद्रोह से नहीं था, तो हो जाएगा आपका जयनाथ सिंह देव। पता होगा कि भोलानाथ सिंह, ठाकुर विश्वनाथ सिंह और मौज मानकी का संबंध जो है वो तमाड़ विद्रोह से था, जबकि जयनाथ सिंह का संबंध जो है दोस्तों ये भोक्ता विद्रोह से रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी कौन है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो झारखंड का एकमात्र नौगम्य नदी जो है वो मयूराक्षी नदी है, यानी कि इसमें से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। अगर देखें दोस्तों तो मयूराक्षी नदी की बात करें तो यह चित्रकूट पहाड़ी से निकलकर गंगा में जाकर मिल जाती है, और यह मुख्यतः देखें तो दुमका, साहेबगंज और गोड्डा में बहती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड में इल्मेनाइट खनिज मुख्यतः किस जिला में पाया जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि इल्मेनाइट एक आणविक खनिज होता है और इसका उपयोग जो होता है आंतरिक एवं आणविक वाले अंतःयान में काम आने वाले धातु टाइटेनियम बनाने में होता है, और यह देखें दोस्तों तो रांची जिला क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। तो ये जगह दोस्तों कि कोडरमा जिला। ध्यान में रखना है कि कोडरमा जो जिला है दोस्तों ये 2001 से 11 के बीच में देखें तो 43%, याद रखिएगा 43% की लगभग इसमें वृद्धि देखी गई थी, यानी सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर अगर किसी जिला में देखा गया है तो कोडरमा जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य निर्माण के समय झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितनी थी। तो राज्य निर्माण के समय झारखंड में प्रमंडलों की कुल संख्या जो थी दोस्तों ये 4 थी। आपको पता होगा कि पलामू, संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर, और ये 4 प्रमंडल थे। और एक जो नए प्रमंडल बना जो वर्तमान में भी 5वां प्रमंडल है वो हो जाएगा कोल्हान प्रमंडल। तो याद रखिएगा कोल्हान प्रमंडल जो है वो नवनिर्मित प्रमंडल है। अगला प्रश्न दोस्तों कि रोहिला का किला कहाँ स्थित है। तो रोहिला का किला जो है दोस्तों पलामू के जापला से दूर अलीनगर में स्थित है। तो याद रखिएगा पलामू से जो है दोस्तों हाँ पर जापला आप लोग जानते होंगे जो हमेशा जिला की मांग करता है कि जिला बनाया जाए, तो वहाँ से दूर देखें तो थोड़ा सा अलीनगर स्थान है वहीं पर स्थित है। और इस किले का निर्माण अगर देखें दोस्तों तो रोहिला सरदार मुजफ्फर खां ने करवाया था, इसलिए इसे रोहिला का किला के नाम से जाना जाता है। और यह किला जो है दोस्तों त्रिभुजा आकार का है। अगला प्रश्न दोस्तों कि इनमें से कौन सा त्यौहार मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो आपको पता होगा टूसू पर्व जो है वो सूर्य पूजा से संबंधित है, और यह मकर संक्रांति के दिन जो है वो मनाया जाता है। और यह पर्व देखें तो महतो समुदाय में ज़्यादा प्रचलित है, और ये पंच परगना क्षेत्र में इस अवसर पर देखें तो मेला लगता है जो टूसू मेला के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ स्थित है। तो झारखंड का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय जो है वो लोहरदगा स्थित राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय है। तो याद रखिएगा लोहरदगा में स्थित राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय है।
अगला प्रश्न दोस्तों कि सर्ग एवं प्रतिसर्ग तथा वंश एवं मनवत्तर और वंशानुचरित संकेतक हैं, यानी ये सब किसके संकेतक हैं। तो आपको पता होगा कि पुराणों की संख्या 18 है और इसमें 5 प्रकार के विषयों का वर्णन किया गया है, जिसमें देखिए दोस्तों तो ध्यान में रखना सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश तथा मनवत्तर एवं वंशानुचरित। इसमें अंतिम अगर देखें दोस्तों तो 2 इतिहास के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे सर्ग मतलब होता है दोस्तों कि बीज या अति दृष्टि का पुराण है, जबकि प्रतिसर्ग जो होता है प्रलय के बाद की पुनः सृष्टि को कहते हैं। वंश कहते हैं कि देवताओं की ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है, और मनवत्तर मतलब होता है इसमें कल्प के महायुगों का वर्णन मिलता है। और वंशानुचरित की बात करें दोस्तों तो इसमें राजवंशों की सूची दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड सूची 1 दिया हुआ है, एक साइड सूची 2 दिया गया है, तो इसी को मिलाना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि ये सभी यहाँ पर देखें तो वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो वेद हैं उसी ब्राह्मण ग्रंथ है, और जिसमें वेदों के आसान रूप में समझा जाता है इस ग्रंथों के माध्यम से, उसी को मिलाना है। जैसे ऋग्वेद की अगर बात करें दोस्तों तो ऋग्वेद के उपवेद को कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ को कहा जाता है आपका गोपथ कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को जो गोपथ नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका इतरेय कहा जाता है। यहाँ पर तीसरा होगा तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ऋग्वेद को कहा जाएगा यहाँ पर दोस्तों जो इतरेय कहा जाता है। वहीं अगर देखें दोस्तों आपका सामवेद, सामवेद की बात करें दोस्तों तो सामवेद को पंचवीस, जिसका जो है दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ उसको पंचवीस कहा जाता है। अर्थवेद की अगर बात करें दोस्तों तो अर्थवेद का होता है शतपथ होता है, और आयुर्वेद का होता है गोपथ होता है। तो इस तरह से ऋग्वेद आयुर्वेद थोड़ा मिलना टाइप होता है, तो इसी तरह से कन्फ्यूजन हो गया। ऋग्वेद को क्या कहता है त्वरे, सामवेद को पंचवीस, अर्थवेद को देखें तो शतपथ, और आयुर्वेद को कहेंगे दोस्तों गोपथ। इस तरह से इसको मिला करके थोड़ा याद भी रख लीजिए। इस तरह से इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सहायता से उत्तर को चुनिए। एक साइड राजा हो जाएगा और एक साइड हो जाएगा दोस्तों राज्य। तो इसको भी मिलाना है कि कौन से राजा किस किस क्षेत्र के हैं। जैसे प्रभोत, प्रभोत जो राजा थे दोस्तों उसका राज्य कौन सा था ये बताना है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो प्रभोत किसका हो जाएगा दोस्तों, अवंती को हो जाएगा। इसके बाद उद्यन अगर बात करें दोस्तों, उद्यन हो जाएगा, आपको पता होगा वत्स का उद्यन होगा। इसके बाद प्रसेनजीत, प्रसेनजीत आपको पता होगा दोस्तों कि कौशल के राजा थे प्रसेनजीत। और इसके बाद अजातशत्रु जो थे ये आपके मगध के हो जाएंगे। इस तरह से इसको भी मिला करके थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि पता होगा कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में स्थापित 16 महाजनपदों में मगध, वत्स, अवंती और कौशल प्रमुख महाजनपद थे, और इन्हीं की जो है राज्य के जो राजा थे उनका नाम बताना था। तो याद रखिएगा प्रभोत अवंती, उद्यन जो होगा वत्स, प्रसेनजीत कौशल का, और अजातशत्रु मगध के। तो इस तरह से इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र की शासक ने पहली बार जीता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपको पता होगा कि प्लूटार्क ने कहा था कि 6 लाख सेना लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, और उसमें अपना जो था दोस्तों अधिकार कर लिया था। जस्टिन का भी विवरण कहता है दोस्तों, तो उसके विवरण से पता चलता है कि संपूर्ण भारत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में देखें तो जो परंपरा बिंबिसार के समय प्रारंभ हुई थी और चंद्रगुप्त के समय देखें तो पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। तो इस तरह से देख सकते हैं एक विशाल साम्राज्य तथा उत्तरी पश्चिमी ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान के कर्नाटक तक इनका सीमा क्षेत्र जो है वो विस्तृत था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया था। तो अश्वमेघों का संपादन किसने किया था, ये 4 अश्वमेघों का, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रवरसेन प्रथम ने। आपको पता होगा कि 3री और 6ठी शताब्दी तक दक्षिण में अगर राज्य करने वाले सभी वंशों में सर्वश्रेष्ठ एवं सम्मानपूर्ण स्थान एवं अधिकारी जो थे निसंदेह वाहकटक थे। और वाहकटक वंश का जो संस्थापक था वो कौन थे दोस्तों, तो विंध्य शक्ति थे, जिसे
शिलालेखों में वाककटक वंश केतु कहा गया है। इसके पश्चात देखें तो इसका पुत्र जो थे प्रवरसेन प्रथम राजा बनता है और संभवतः पुराणों में उसी ही जो होते हैं प्रकार का अगर देखें तो प्रवरसेन प्रथम ने ही वाककटक वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इन्हें देखें तो सातों यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है, जैसे अग्निष्टोम, अमृतोषमय, वाजपेय, ज्योतिष्टोमय, बृहस्पतियो। इसके बाद देखिए दोस्तों सटस्व तथा अश्वमेघ, इन्होंने इस तरह से 7 यज्ञों का आयोजन किया था। इन्होंने देखिए दोस्तों तो इन्होंने 4 जो है अश्वमेघ यज्ञ किए थे और इन्होंने अपनी राजधानी जो था दोस्तों वो चाणक्य से हटाकर पुरी को स्थापित की थी। तो ये पता होगा कि वाककटक राजा में थे प्रवरसेन प्रथम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए देखें तो एक नवीन जो है विभाग खोला, जिसके लिए उन्हें नए मंत्री अमीर ए कोही का नियुक्ति किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने एक जो कृषि विभाग की स्थापना की थी उसके लिए एक मंत्री पद बनाया था जिसे अमीर ए कोही कहा गया। और राज्य की ओर से कृषकों की देखें दोस्तों तो सीधी आर्थिक सहायता देकर कृषि की योग्य भूमि का विस्तार करना इस विभाग का मुख्य उद्देश्य था। और इससे ही देखें तो सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों को सहायता करना तथा अकाल संहिता तैयार करवाई। और मोहम्मद तुगलक ने सल्तनत काल में देखें दोस्तों तो कृषि में सस्यावर्तन प्रणाली लागू करने वाला प्रथम शासक था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड सूची दिया गया है दोस्तों, उसको दूसरी सूची से मिलाना है। तो चलिए इसे भी आप लोग मिलाइए। एक साइड अकबर दिया है और उसमें बता रहा है कि मुगल जो शासक थे अकबर के शासनकाल अगर देखें तो 1580 ईस्वी में टोडरमल की सहायता से आईने ए दसाला प्रणाली लागू की थी। तो इस तरह से आपको इसको मिलाते चले जाइए। जैसे अकबर ने की थी दोस्तों तो ये दसाला प्रणाली शुरू की थी। उसी प्रकार देखें दोस्तों तो मोहम्मद तुगलक की अगर बात करें तो इन्होंने देखें तो प्रतीक मुद्रा चलाया था। और इसके बाद अगर देखें तो इल्तुतमिश की अगर बात करें दोस्तों तो इल्तुतमिश जो थे ये चहलगामी अमीर यानी 40 अमीर सरदारों की एक जो था चहलगामी विभाग की स्थापना की थी। और शेर शाह जो पता होगा कि सड़क ए आजम ये जो प्रसिद्ध है कि शेर शाह के द्वारा निर्मित सड़कों में विशेष उल्लेखनीय सड़क था लाहौर से लेकर के सोनार गांव तक जाती थी, जो सबसे लंबी थी। इसे सड़क ए आजम के नाम से जानी जाती थी। वहीं इल्तुतमिश ने 40 दल यानी चलगाही अमीरों की एक संगठन स्थापित किया था। इसके माध्यम से वह अपने प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों अपनी नवीन नीति के तहत देखें तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था जो कांसे के बनी होती थी, जो इसमें सभी देखें तो विफल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस तरह से देखिए दोस्तों तो इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। आपको पता होगा कि दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का नाम विशेष उल्लेखनीय है और इनका जन्म जो है दोस्तों जो है बदायूं में 1236 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था। और योग में वे देखे तो इतने दक्ष थे कि योगी उन्हें सिद्ध मानते थे तथा ये कभी भी किसी के दरगाह में नहीं जाते थे। और सुल्तान जो था दोस्तों आपको पता होगा कि सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी जो थे उसे इनसे मिलने से प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया था। इसी प्रकार जब अलाउद्दीन उनके मिलने का आज्ञा मांगी तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। वे मोहम्मद ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए, यानी कौन सा घटना कब कब घटी इसको मिलान करना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको पता होगा पहले इन्होंने जजिया कर लगाया था। तो याद रखिएगा कि अकबर ने आपको पता होगा कि 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति किया था, जिसे सर्वप्रथम मोहम्मद कासिम ने लगाया था जजिया कर को। जो आपको मोहम्मद बिन कासिम जो आपको पता होगा कि अरब आक्रमण के समय आता है 712 ईस्वी में, उन्होंने जजिया शुरू की थी और इसे अकबर ने ख़त्म किया था। तो पहला तो यहाँ पर हो जाएगा यही कि 1 नंबर में इन्होंने जजिया की समाप्ति की। इसके बाद देखें दोस्तों तो इन्होंने देखें तो 1573 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में देखें तो इबादत खाना का निर्माण करवाया था।
तो इन्होंने आपको पता होगा कि बाबत खाना का निर्माण करवाया। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो आपको 1500 आपका 79 ईस्वी में अकबर ने मजहरनामा जो है उन्होंने घोषणा की और इस पर हस्ताक्षर करते हुए उन्हें धार्मिक मामलों की प्रधान हो गया और सुल्तान देखे तो आदिल की उपाधि धारण कर ली। तो इस तरह से तीसरी घटना ये है। और लास्ट में देखें तो दीन इलाही की स्थापना इन्होंने करता है आपका 1582 ईस्वी में। तो इस तरह से काल अनुक्रम के समय देखें तो इसका 1 2 3 4 सही घटना हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा, सही क्रम में है व्यवस्थित। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि अष्टप्रधान नाम से मंत्रिपरिषद थी। तो ये हो जाएगा दोस्तों अष्टप्रधान। आपको पता होगा कि मराठा प्रशासन में थी। शिवाजी के प्रशासन मूलतः देखें तो दक्षिणी व्यवस्था पर आधारित थी, परंतु इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो कुछ मुगल तत्व भी शामिल थे। इन्होंने राज्य के प्रशासन के केंद्र में 8 मंत्रियों की परिषद की व्यवस्था की थी, जिसे अष्टप्रधान कहा गया है। और अष्टप्रधान के मंत्रियों की स्थिति जो था सचिवों की तरह थी। जो अष्टप्रधान में मंत्री होते थे उसको नाम भी याद रखिए। जैसे पेशवा जो होते थे वो मुख्यमंत्री होती थी, प्रधानमंत्री होती थी। आमत्य जो होते थे, आमत्य या मजुमदार कहा जाता, वो वित्त मंत्री होते थे। और सचिव या जो सूरनविश होता था उसे कहा जाता था पत्राचार विभाग दिया गया था। और मंत्री या वाकिस नविश जो होते थे ये दरबारी कार्यों को रिकॉर्ड करने का काम करते थे। इसके बाद सेनापति जो होता था जिसे सर ए नौबत भी कहा जाता था, जो सेना का जो भर्ती करता था, संगठन करता था और रसद आदि का प्रबंध करता था। इसके बाद देखिए दोस्तों तो एक दबीर होता था जिसे सुमंत, तो दबीर या सुमंत को इसे विदेश मंत्री दिया गया था। और पंडित राज जो होता था ये धार्मिक बातों में छत्रपति का परामर्श देता था। और एक होता था न्यायाधीश जो न्याय विभाग का मालिक होता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको पता होगा कि स्वतंत्र बंगाल राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खान ने देखें तो 1717 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी तथा मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? तो मुर्शिद कुली खान ने बनाया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने देखें तो मीर जाफ़र को हटाकर जब मीर कासिम को नया नवाब बनाया तब मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के दिए दिन प्रतिदिन के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी जो है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित कर दिया और उसने यह तोप देखें और बंदूक 2 कारखाने की स्थापना की थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछेगा कि मुर्शिदाबाद की राजधानी किसने बनाया था तो मुर्शिद कुली खान ने बनाया था, जिसे परिवर्तन करके बाद में मीर कासिम ने उसे मुंगेर ले गया था, जहाँ पर देखें तो बंदूक और तोप खाने की भी यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगवाई थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको पता होगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1780 से लेकर 84 ईस्वी में हुआ था। तो 1780 से लेकर के अगर 84 में यह युद्ध हुआ था और इसी युद्ध में देखें तो हैदर अली ने निजाम और मराठे के साथ मिलकर एक गुट बनाने का असफल प्रयास किया था। यानी कि प्रयास किया लेकिन असफल हो गया, किंतु अंग्रेज़ों ने निजाम और मराठा को हैदर अली से अलग कर दिया। फिर देखें तो हैदर अली ने दृढ़तापूर्वक अंग्रेज़ों का सामना किया था। और इसी में देखिए तो 1781 ईस्वी में पोर्टोनोवा का युद्ध होता है और जिसमें सर आयरकुट ने हैदर अली को पराजित कर दिया। और 1782 ईस्वी में देखें तो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है एक कैंसर की वजह से, यानी कि चोट यहीं पर लगती है, वहीं से इनका देखें तो धीरे धीरे मृत्यु की ओर चले जाते हैं। यह युद्ध का भार देखें तो इसके पुत्र जो था टीपू सुल्तान पर गया और टीपू सुल्तान ने 1700 देखें तो 84 ईस्वी में मंगलोर की संधि के साथ युद्ध को समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखना है दोस्तों तो एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो पहले जो सही सुमेलित है उसको याद कर लीजिए। जैसे लॉर्ड डलहौजी क्या था, अवध का विलीनीकरण किया था, यानी अवध को देखें तो विलयकरण कर दिया था आपको 1856 ईस्वी में। इसके बाद देखिए दोस्तों लॉर्ड डफरिन के समय देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, जिसे कहा जाता है कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके बाद देखिए दोस्तों तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक देखिए दोस्तों तो चार्टर एक्ट 1833 को पारित होना था। और इसमें देखिए दोस्तों तो चौथा जो गलत है लॉर्ड लिल्टन। आपको पता होगा लॉर्ड लिल्टन के कार्यकाल में देखिए तो इनका कार्यकाल रहा था दोस्तों 1876 से अगर देखें तो इसका 89 तक कार्यकाल रहा था। और इसी के समय में देखें तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ये प्रथम दिया है, यहाँ पर द्वितीय होता तो ये भी कथन सही होता। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि द्वितीय जो है
द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड लिंटन के समय। यह ब्रिटेन में देखिए दोस्तों तो बेंजामिन डिज़रायली की जो थे वो कंजर्वेटिव सरकार के प्रतिनिधि करता था। जबकि देखें तो आंग्ल जो है अफगान युद्ध जो हुआ था प्रथम युद्ध, उसमें बीच में अगर देखें तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड थे। तो आंग्ल अफगान युद्ध जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें ऑकलैंड थे और द्वितीय युद्ध के समय लॉर्ड लिल्टन थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा कि तात्या टोपो। तात्या टोपो का वास्तविक नाम की अगर बात करें दोस्तों तो रामचंद्र पांडुरंग था और वह मराठा गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में निपुण एवं अदम्य साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने देखे तो कानपुर के युद्ध में नाना साहब तथा ग्वालियर के आक्रमण के दौरान देखे तो रानी लक्ष्मीबाई का सहायता की थी और विश्वासघाती इसका मित्र के कारण वह पकड़े गए और उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि मृत्यु की सजा दी गई। जिसे देखिए दोस्तों तो आपको पता होगा कि 16 अप्रैल, डेट भी कभी कभी पूछ देता है तो याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1859 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना वास्तविक था। तो ये हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात करें दोस्तों तो इसके दौरान में 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें देखिए तो कुछ जो है समझौता में प्रावधान भी किए गए थे। तो इसको भी थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा कुछ प्रावधान को याद रखिएगा। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाना था, राजनीतिक हिंसा में भाग नहीं लेने वाले कैदियों की रिहाई की बात कही गई थी तथा जब्त की गई संपत्ति को वापस किया जाना था और नौकरी से इस्तीफा देने वालों को रियायत देने की बात कही गई थी। और इसमें कहा गया था दोस्तों कि तटीय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को आवश्यकता भर नमक बनाने का भी अधिकार मिला था। तो ये सब चीज़ों को कुछ प्रोविज़न किए गए थे। और इसके अलावा देखिए दोस्तों तो कहा गया कि सीमित रूप से शराब की दुकानों को समक्ष धारणा देने का भी अधिकार था। और इस समझौते के तहत गांधी जी देखें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार भी हो गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो प्रादेशिक जल क्षेत्र का अगर विस्तार की बात करें दोस्तों तो ये होता है तट रेखा से 12 समुद्री मील तक होता है। तो याद रखिएगा किसी भी देश के प्रादेशिक जो होता है जल क्षेत्र का क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। और क्षेत्रीय सागर की दूरी जो होती है दोस्तों आधार तल से, मान लीजिए कि हम लोग का ये आधार तल है, चाहे इधर का हो कहीं क्षेत्र का हो, ये आधार तल से अगर बात करें दोस्तों तो आधार तल से इसकी दूरी जो होती है वो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। अब 1 मील बराबर 1.8 किलोमीटर क्षेत्र होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लगभग 1.25 किलोमीटर का क्षेत्र 1 मील में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा अनाई मुंडी। याद रखिए जिसे अनाई मुदी भी कहते हैं या अनाई मुंडी भी कहते हैं। ये देखिए दोस्तों तो दक्षिण भारत में सरोज पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर है, 2695 मीटर है। तथा यह देखें तो केरल के इलुक्की जिले में स्थित है और यह चोटी पश्चिमी घाट की पर्वत का एक भाग है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गोल्डी लॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचार पत्रों में देखा जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर कि गोल्डी जो लॉक्स जोन को जो है ये आवासीय क्षेत्र में भी कहा जाता है तथा यह किसी देखिए दोस्तों तो तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर किसी ग्रह के सतह पर तरल पानी होने की स्थिति पाई जाती है तथा तरल पानी ग्रहों पर जीवन की रेखा को खोज में एक महत्वपूर्ण है। इसी चलते देखें तो सौर मंडल के गोल्डी कोस्ट जोन में स्थित ग्रह जो है एक पृथ्वी है तथा अन्य की खोज का अनुसंधान जो है वो जारी है तथा यह जोन अत्यधिक गर्म न कि अत्यधिक ठंडा होती है। तो ये पता होगा ब्रह्म अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की एक खोज की एक देखें तो शब्द है जिसे बार बार प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में किस में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है। तो हो जाएगा दोस्तों कि कोई भी आपदा आएगी तो ज़्यादातर देखें तो समुद्र तटीय इलाकों में ही आती है। तो आपको पता है उड़ीसा जो है चक्रवात, बाढ़ तथा सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है। और अगर देखें दोस्तों तो पता होगा कि इन राज्यों के मतलब और राज्यों की अपेक्षा अगर देखें तो उड़ीसा जो है अधिक प्राकृतिक आपदाओं को झेलता है और ये झेलते आया है। और पता है उड़ीसा काफ़ी जो है समुद्र इलाके से लगा हुआ इसका तटीय क्षेत्र है।
अगला प्रश्न दोस्तों कि संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है। संकोश नदी देखिए दोस्तों तो असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। तो याद रखिएगा संकोश नदी जो है असम और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा रेखा को बनाती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। तो ये देखेंगे दोस्तों तो आपको पता होगा कि लाल मिट्टी का निर्माण जो होता है वो जलवायु जो है परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कांतरिक सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। और इस मिट्टी में देखो तो सिलिका और देखिए तो आयरन की बहुलता होती है। और इस मिट्टी का लाल रंग जो होता है फेरिक ऑक्साइड, याद रखिएगा फेरिक ऑक्साइड की जो है विघमनता के कारण यानी उपस्थिति के कारण यह लाल होता है। और ये देखें तो जल योजित रूप से देखें तो ये पीली भी दिखाई देती है, यानी कि जब इसमें जल मिल जाता है तो ये पीला दिखाई देने लगता है, यानी कि जल इसमें घुलता है तो पीली टाइप दिखने लगती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि क्वार्टरजाइट के आंतरिक होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि देखें तो मौलिक चट्टान जो होता है बलुआ पत्थर से रूपांतरित चट्टान होता है, क्वार्टरजाइट का निर्माण होता है। और चूना पत्थर के परिवर्तन से संगमरमर एवं सेल जैसे परिवर्तन से स्लेट रूपांतरित सेलों का निर्माण होता है। तो ये आपको पता होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो क्वार्टरजाइट का आंतरिक जो होता है दोस्तों ये बलुआ पत्थर से होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए सूचियों से नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चयन कीजिए। एक साइड दिया गया है दोस्तों सूची 1 और एक साइड दिया गया सूची 2, तो उसको मिलाइए। जैसे रेल कोच की फैक्ट्री कहाँ है दोस्तों, तो रेल कोच की फैक्ट्री हो जाएगा आपका कपूरथला में है। ये सबको पता होगा कि रेल फैक्ट्री जो फैक्ट्री होगी दोस्तों ये कहाँ हो जाएगी, कपूरथला में। और व्हील एंड एक्सल संयंत्र ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु में हो जाएगा। और इसके बाद डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी में हो जाएगा। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हो जाएगा आपका पेरम्बूर में हो जाएगा। तो इस तरह से इसको मिलाएंगे दोस्तों तो इसका आंसर जो है आपका डी सही होगा। तो याद रखिएगा रेल फैक्ट्री कोच कहाँ है, कपूरथला में। व्हील एंड एक्सल संयंत्र जो है आपका बेंगलुरु में है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो हो जाएगा पेरम्बूर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 2011 में संपन्न होने वाली जनगणना देश की कितनीवीं जनगणना थी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों कि 2011 में संपन्न होने वाली जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी। और बात करें दोस्तों तो भारत में पहली बार अगर देखें तो 1872 ईस्वी में जनगणना की गई थी। किंतु जो जनगणना का जो क्रमवार जो होता है जो प्रक्रिया शुरू हुई थी जिसे आप 81-82 से शुरू हुआ था। तो पहली बार जनगणना हुआ था दोस्तों 1872 में, लेकिन क्रमिक की बात करती है तो आपका 81-82 में होती है, यानी 1881-82 में क्रमिक रूप से चालू हो गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य क्रमवार कौन थे। तो बताना कि सबसे अभी भी वर्तमान में देखेंगे तो 3 राज्य देखने को मिलेगी सर्वाधिक जनसंख्या में। ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद देखेंगे दोस्तों तो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाद आपका बिहार आता है। तो इस तरह से आपका बी आंसर सही हो जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश लगभग आपका 19 करोड़ जो है 2011 की जनगणना की बात कर रहा हूँ 19 करोड़ 98 लाख है। वहीं महाराष्ट्र का अगर देखें दोस्तों तो 11 करोड़ 23 लाख और बिहार का 10 करोड़ 40 लाख है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के जो संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का जो विषय है किसे दिया गया है, तो ये पता होगा कि समवर्ती सूची में प्रविष्ट जो संख्या 20 में आर्थिक योजना का जो है उल्लेख करती है। और इसी में देखिए दोस्तों कि ये कहा गया है कि भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया है इसी के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि आर्थिक सूची जो है राज्य और संघ दोनों की सूची जिसे समवर्ती सूची कहते हैं। प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कितने अंतर्गत दिया गया है, मतलब किनके अंतर्गत दिया गया है। तो याद रखिए समानता के अधिकार की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपको पता होगा कि समानता का अधिकार में देखें तो 14, 15 और 16 ये तीनों अधिकार आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। समानता का अधिकार की अगर बात करें दोस्तों तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपको पता होगा 14, 15, इसके बाद देखिए तो 17, 18 के अंतर्गत समाहित है। और यह मूल अधिकारों के अंतर्गत ये दिया गया है। तो याद रखिए 14 से लेकर के 18 समानता का अधिकार का वर्णन देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों कि इसके अंतर्गत है निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति वित्तीय बिल को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरफ पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता है। अन्य अगर देखिए दोस्तों तो विकल्पों में दिए गए राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार है। वस्तुतः वित्तीय बिल जो होता है सदन में पहले राष्ट्रपति इसके सिफारिश होने के बाद ही इसे प्रस्तुत किया जाता है। इसी के चलते इसको फिर से वापस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनसे पास होके ही आता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो लोकसभा के सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। आपको पता है कि लोकसभा सचिवालय जो है लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश पर और यह देखें तो नियंत्रण पर होता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और यह देखिए सचिवालय में देखिए दोस्तों कर्मचारी जितने भी होंगे तथा ये सदन के परिसर और संसद भवन में सर्वोच्च अधिकारी जितने भी होंगे सभी जो है लोकसभा के अंतर्गत ही आते हैं और ये अपने अधिकार का प्रयोग कर लोकसभा के महासचिव की सहायता से करते हैं। तो जितने भी अध्यक्ष के अंतर्गत रहेंगे वो सचिव के माध्यम से इनकी निगरानी में ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त जो कार्यालय की स्थापना हुई। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि भारत में कई राज्यों में लोकायुक्त कार्यालय स्थापित हो चुके हैं, लेकिन जिसमें अगर महाराष्ट्र में देखें तो सबसे पहले हुआ था ये हुआ था आपका 1971 में। इसके बाद दूसरा स्थान आपका आता है दोस्तों बिहार का, क्योंकि बिहार में हुआ था 1973 में। तो इस तरह से थोड़ा सा नाम को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो एक समिति है दोस्तों जो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ए समिति यानी PVN राव समिति। PVN राव जो सिन्हा राव समिति जो था पंचायती राज संस्था से संबंध नहीं था। अगर अन्य की बात करें दोस्तों तो सभी जो है जैसे LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, इन सभी का संबंध जो है पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई। तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना अगर देखिए दोस्तों तो ये हो जाएगा जो है संस्थानम समिति के सिफारिश पर की गई है। तो याद रखिएगा संस्थानम समिति यानी केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना है संस्थानम समिति की सिफारिश पर सरकार ने फरवरी 1964 में की थी और राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना जो है 25 अगस्त 1988 से देखिए तो संवैधानिक दर्जा देकर इसे बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों को लागू करने का कार्य करता है। यह परिभाषा दी है। तो ये परिभाषा दिए हैं दोस्तों आपको याद रखिएगा LD व्हाइट ने। LD व्हाइट एक अमेरिकन इतिहासकार थे जिन्होंने लोक प्रशासन के पक्ष में इन्होंने एक टिप्पणी की थी कि लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों को लागू करने का जो है कार्य करता है। ये कहते LD व्हाइट ने। अगला प्रश्न दोस्तों कि लोक प्रशासन में पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण प्रतिपादक है। तो पोस्ट कार्ड दृष्टि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों ये बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका सिंह लूथर गुलिक। याद रखिएगा पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है तो लूथर गुलिक है। और पोस्ट कार्ड की जो पूरी परिभाषा है उसको याद रखिएगा दोस्तों। P से होता है प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से होता है डायरेक्टिंग, C से होता है कोऑर्डिनेशन, R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग होता है। तो इस तरह से पूरी शब्दावली की परिभाषा बताई गई है। अगला प्रश्न दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 पारित किया गया है। इसके तहत यदि कोई नाबालिग महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण कराया जाता है तो उसमें क्या सज़ा है, यानी कि क्या सज़ा का प्रोविज़न किया गया है। तो इसमें सज़ा का प्रोविज़न किया गया है दोस्तों कि 3 वर्ष का कारावास के साथ 25,000 का जुर्माना के साथ अगर देखें दोस्तों तो 10 वर्ष तक का बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इसमें कहा गया कि 3 वर्ष का कारावास के 25,000 के जुर्माना के साथ 10 वर्ष तक का इस सज़ा को बढ़ाया जा सकता है। ये प्रोविज़न किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यानी किसी भी व्यक्ति को धर्मांतरण आप जबरदस्ती कराते हैं तो ये कानून आप पर लागू होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि हारा सूचकांक विकसित किया गया है। तो हारा सूचकांक की अगर बात करें दोस्तों तो ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था में
व्यापार करने वाले कंपनियों को कार्बन क्षमता, आपको पता होगा कि कार्बन क्षमता के संदर्भ में निवेशकों को विज्ञ कराने हेतु विश्व बैंक ने हारा सूचकांक, पता होगा कि विश्व बैंक ने हारा सूचकांक नामक एक पर्यावरण अनुकूल जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है विकसित किया है। तो याद रखिएगा, हारा सूचकांक विकसित किया गया है विश्व बैंक द्वारा, जिसे नए जो उद्योग लगाने वाले हैं उनको एक कार्बन क्रेडिट के रूप में उनको दिया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें इसमें न तो निर्यात होती है और न ही आयात होती है। तो बंद अर्थव्यवस्था आपका भारत देश का भी था, जिसे देखें तो आपके जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थे उन्होंने द्वारा खोला गया था 1990 के आसपास, 90-91 में भारत की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वित्तीय आपात आने वाली थी, मात्र 2 या 3 दिन की जो है खर्च के बराबर ही पैसा बचा था। उसी समय देखिए तो हमारी अर्थव्यवस्था को खोला गया, जिसमें कि विदेशों से आयात निर्यात को बढ़ावा दिया गया और तब से हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुई है। तो बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं न तो निर्यात होती है और न ही आयात होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न कह रहा है कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। तो विदेशी भुगतान की अगर बात करें तो विदेशी व्यापार में आयात और निर्यात दोनों ही सम्मिलित होते हैं, और इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों तो आयात के गुणों में अथवा निर्यात के गुणों से संबंधित नहीं किया जा सकता है, जबकि विदेशी व्यापार गुणक एक बताता है कि निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कितनी गुना वृद्धि हो रही है। भुगतान संतुलन के विशेष समयावधि यानी 1 वर्ष के लिए किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का एक जो है लेखा होता है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकता है, भुगतान संतुलन से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा आपका केन्या। पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश जो होता है वो केन्या है, जिसे टी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2017 और 18 में 4 शीर्ष चाय निर्यातक देश में नाम केन्या का आया। इसके बाद श्रीलंका का आता है, इसके बाद भारत का आता है। तो केन्या प्रथम, दूसरा में श्रीलंका और तीसरे में आपका भारत है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। तो ये सही हो जाएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 में प्रारंभ किया गया था, और यह 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपका 2002 से 7 तक, इसी के दौरान ये चालू किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य मिशन जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये योजना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि निकी क्या है। तो निकी की अगर बात करें दोस्तों तो निकी जो होता है ये टोक्यो तथा स्टॉक एक्सचेंज एवं स्टॉक मूल्य सूचकांक होता है निकी। ये पढ़ते होंगे तो याद रखिएगा कि निकी जो होता है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में एक अंश मूल्य सूचकांक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा शराब पर जो है उत्पादन कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, और इसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की अनुसूची 2 जो होता है राज्य सूची के 8वें पद में यह दिया गया है। तो याद रखिएगा शराब पर उत्पादन शुल्क जो है लगाने का काम जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु कौन सी समिति बनाई गई है। तो बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु अगर देखें तो मल्होत्रा समिति, याद रखिएगा कि जो मल्होत्रा समिति जो है वो आपका जो है बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो राकेश मोहन समिति जो ए में दिखाई दे रहा है, इस समिति का संबंध जो है वो था आधारिक संरचना वियतमान से संबंधित था। वहीं भंडारी समिति का संबंध जो था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पुनः संरक्षण से, और डीके गुप्ता समिति का संबंध है दूरसंचार विभाग की पुनः संरचना से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस यानी यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने आवश्यक न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी कितना रखी है। तो ये रखा गया है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है 1000 करोड़ रुपया, यानी कि नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवश्यक न्यूनतम पूंजी जो है वो 500 से बढ़ाकर अभी 1000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। यानी कि आप अगर देखें तो बैंक का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपकी प्रारंभिक पूंजी 1000 करोड़ रुपया होनी चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों कि मसाला बॉन्ड के बारे में क्या गलत है।
यानी कि एक गलत कथन है उसको चुनना है मसाला बॉन्ड के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो जो आपका बी ऑप्शन दे रहा है कि इस बॉन्ड को विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है। तो याद रखिए मसाला बॉन्ड को भारतीय मुद्रा में जारी किया जाता है, न कि विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए दोस्तों कि भारतीय मुद्रा। बाकी जो है दोस्तों सभी कथन सही है, तो पढ़ पढ़ लीजिए इसको भी। पहला कथन कह रहा है कि यह बॉन्ड विदेशी निवेशकों से धन एकत्रित करने के लिए देश के बाहर किसी भी भारतीय संस्था के द्वारा जारी किए जाने वाला बॉन्ड होता है। इसमें कह रहा है दोस्तों कि पहला मसाला बॉन्ड 2014 में लाया गया था। और चौथा कह रहा है कि यह बॉन्ड का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग द्वारा किया गया था। तो इस तरह से आप सभी को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि IBM का पूर्ण रूप है, यानी IBM का पूरा नाम क्या है। तो IBM आपको पता होगा दोस्तों कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो देखते हैं तो आपकी IBM की चीज़ें जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जितने पार्ट खरीदते हैं तो बोलते हैं कि IBM कंपनी का दीजिए, क्योंकि वो देखें तो एक अच्छी कंपनी के रूप में मानक कंपनी है। तो यह देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। तो हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की बात करें दोस्तों तो एक छोटी तथा अत्यधिक तेज मेमोरी है जहां वह सूचना को संग्रहित होती है, तथा अगर देखें तो जिनकी CPU के बार बार जो है ज़रूरत पड़ती है। मुख्यतः मेमोरी जो होता है यानी रैम की अपेक्षा जो अगर देखिए दोस्तों तो कैश मेमोरी की सूचना को पढ़ना और एक्सेस करना अधिक शीघ्रता से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न कर रहा है कि IRC का तात्पर्य है। तो IRC के अगर तात्पर्य की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा इंटरनेट रिले चैट। याद रखिएगा IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट होता है। इंटरनेट रिले चैट यह एक पाठ आधारित नेट प्रणाली है जो दुनिया भर के करोड़ों लोगों को जो है वास्तविक समय में बातचीत करने की सुविधा देती है। यह वास्तविक समय पर इंटरनेट पाठ या संदेश यानी चैट या सिंक्रोनस तथा क्रोफेंसी का एक रूप है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। वह समस्या थी, तो वो बताना है कि वह समस्या क्या थी दोस्तों। तो पता होगा कि वर्ष 2003 में जो लिएंडर पेसे के सिर जो है वो दर्द की शिकायत थी और उसके पश्चात अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। और प्रारंभ में देखो तो ब्रेन ट्यूमर बताया गया था, जो अंशतः देखिए दोस्तों तो व्यक्त किया गया, परंतु अगर इसमें बाद में जांच पड़ताल होने के बाद पता चला कि मस्तिष्क सिस्ट हो गया है। उनको एक मस्तिष्क सिस्ट होता है दोस्तों, जिसको नर्वेसी एस्टिसिस कहा जाता है। इसमें देखें तो केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली एक बीमारी जो होता है टीनिया सीलियम नामक जो होता है फीता कृमि के कारण होता है, जो मानव में इसका संक्रमण प्रायः देखिए तो बहुत कम होता है। और यह सूअर का मांस खाने से, यह देखिए तो फीता कृमि से संक्रमित जो होता है जल के प्रयोग से होता है। एस्लिस्ट एक लिस्ट बीमारी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें क्या है, तो ये हो जाएगा एक आवेशिक कण होता है। याद रखिए कॉस्मिक किरणें जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग यह नहीं है, तथा यह उच्च ऊर्जा के विकसित कण होते हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति को गमन करते हैं। तो ये एक आवेशित कण होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें से एक प्रोटीन नहीं है। तो याद रखना है कि ऑक्सीटॉक्सिन। याद रखिएगा ऑक्सीटॉक्सिन जो है दोस्तों एक हार्मोन है जो मानवीय संबंधों को गढ़ने में इस हार्मोन की भूमिका होती है, इसलिए इसे अक्सर देखे दोस्तों तो आलिंगन या प्रेम का हार्मोन भी कहा जाता है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को। और बाकी देखिए दोस्तों तो सभी प्रोटीन है, जैसे कैरोटीन हो गया जो गाजर में खाने से पाया जाता है, इसके बाद देखिए तो फाइब्रिन हो गया, इसके बाद अगर देखेंगे तो काला जौन हो गया। तो सभी जो है आपके प्रोटीन है, जो कि ऑक्सीटॉक्सिन देखे तो एक हार्मोन होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों की भारहीनता होती है।
भारहीनता की अगर बात करें दोस्तों तो आपका पता है भारहीनता वह अवस्था होती है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल की ओर लगने वाला बल से जो है वो संतुलित हो जाए। हम कह मतलब इसे कह सकते हैं दोस्तों कि भारहीनता जहाँ पर आप एकदम जैसे कि लिफ्ट जो है अचानक बैठे हुए ऊपर जा रहे अचानक टूट जाती है तो आप नीचे चले जाते हैं अचानक से, तो लिफ्ट में खड़ा होते हैं तो उसमें एहसास होता है कि भारहीनता की एहसास होता है कि यानी कि जो है लिफ्ट अपने आप नीचे जा रही है आप भी जा रहे हैं, यानी कि उस समय भारहीनता हो। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको भार का एहसास होता है कि लिफ्ट हमको खींच के ऊपर ले जा रही है। तो ये गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति को ही भारहीनता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूल्यतः है। तो पता होगा कि यदि प्रतिरोध का इस प्रकार जोड़ा जाए कि हर प्रतिरोध का जो है विभवांतर समान रहे तो प्रतिरोधी का समांतर क्रम संबंध होता है। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने हेतु देखें तो घरेलू विद्युत तार स्थापन में मूलतः इसे समायोजन करते हैं। तो याद रखिएगा ये जो होता है दोस्तों ये समानांतर संबंध स्थापित करते हैं घरेलू विद्युत तार। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कार्य है निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। तो किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है दोस्तों और हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से बनता है, अतः इसमें अम्ल जो है ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। तो याद रखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है दोस्तों इसमें देखिए तो अम्ल जो है यानी कि इसमें अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल क्या है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर कि हाल ही में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है तथा यह एक देखें तो मानव रहित जो है स्कैमटेज विमान है। याद रखिएगा मानव रहित एक जो है स्कैमटेज विमान है जो हाइपरसोनिक गति से उड़ान को भर सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि ब्लैक बॉक्स के बारे में इनमें से क्या गलत है। तो ब्लैक बॉक्स की बात करें दोस्तों तो ब्लैक बॉक्स में वीडियो जो होता है दोस्तों याद रखिएगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी क्षमता उपलब्ध होती है। याद रखिएगा ब्लैक बॉक्स में वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी एक क्षमता उपलब्धता जो होती है वो नहीं रहती है। यहाँ पर गलत कथन हो जाएगा। बाकी अगर देखें दोस्तों तो सही सही हो जाएंगे कि इसमें जो है सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड का उपयोग किया जाता है। इसमें देखें तो ब्लैक बॉक्स एक वीकन यानी प्रकाश स्तंभ से लेस होता है जो 30 दिनों तक अल्ट्रा साउंड सिग्नल भेज सकता है तथा इसमें कहा कि यह नारंगी रंग का होता है। तो इस तरह से देखें तो आपका सही हो जाएगा, बाकी ये जो है आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैट क्यू वायरस की उपस्थिति किन जानवरों में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि कैट क्यू वायरस जो होता है ये जो पता चला चीन के वियतनाम के पालतू सुअरों तथा क्यूलेक्स मच्छरों में इस वायरल की उपस्थिति का पता चला है। तो पालतू हो जाएगा दोस्तों आप सुअरों और क्यूलेक्स मच्छरों, तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा पालतू सुअर और क्यूलेक्स मच्छर। आपका ऑप्शन जो है 1 और 2 दोनों यानी कि इसमें भी है और इसमें भी पाया जाता है। अगला पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न खा रहा है कि फेमटू उपग्रह किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो फेमटो उपग्रह की अगर बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु के 3 छात्रों के द्वारा विकसित एक प्रयोगात्मक जो फेमटो उपग्रह का उपकक्षीय अंतरिक्ष में प्रक्षेपण के लिए नासा के द्वारा चयन किया गया है। तो ये देखिए दोस्तों तो तमिलनाडु के छात्रों के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न कहा है कि इनमें से कौन सा नेविगेशन प्रणाली अमेरिका का है जिसे विश्व में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको याद रखिएगा जीपीएस जो है अमेरिका का नेविगेशन प्रणाली सिस्टम है जो ग्लोनास रसिया तथा आप देखेंगे दोस्तों तो गैलिसियो जो यूरोपीय संघ एवं बाइचू चाइना का नेविगेशन सिस्टम है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर जैसे कि ग्लोनोस जो है दोस्तों ग्लोनोस एरिया और जो जो ये दिखाई दे रहा है गैलीलियो ये दोनों है यूरोपीय संघ का है और जो बाइडू जो है ये देखिए तो चाइना का नेविगेशन सिस्टम है और जीपीएस जो है आपका अमेरिका का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि जल गैस किसका संयोजन है। जल गैस की बात करें तो जल गैस की अगर बात करें दोस्तों तो ये CO यानी कार्बन और हाइड्रोजन यानी H2 गैसों का मिश्रण का प्रयोग जो है मेथनॉल के संश्लेषण में किया जाता है और इसे ही संश्लेषण गैस अथवा सीन गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो जल जो होता है दोस्तों कि CO प्लस H2 दोनों का मिश्रण एंड संयोजन है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कर रहा है कि इंडोनेशिया का कौन सा विमान समुद्र में जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो याद रखिएगा 9 जनवरी 2021 को इंडोनेशिया का जो है वाइंग 337, याद रखिएगा, सॉरी दोस्तों, वाइन 737 याद है, वाइन जो है 737 जो है ये विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें देखें तो 62 यात्री जो हैं वो सवार थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि योर बेस्ट डे इज टुडे किस बॉलीवुड अभिनेता ने यह पुस्तक लिखी है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर की रचना है। और देखिए दोस्तों, तो इन्होंने इस पुस्तक में कोरोना वायरस से प्रेरित देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टायर निर्माता कंपनी यानी सीएट ने सीएट कंपनी ने किसे अपनाया नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये भी ध्यान रखने का कि सीएट ने देखें तो आमिर खान को सीएट टायर ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और सीएट ने यह करार जो है 2 वर्षों के लिए किया है। तो ध्यान में रखना है सीएट के। इसे पहले देखेंगे तो आपको सचिन तेंदुलकर जी सीएट का प्रचार करते थे और अभी बदलते रहता है, तभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आमिर खान को। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट रख दिया है। ये सबको पता होगा, तो याद रखिएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जीमैक्स यानी JIMEX 2020 भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ यह नौसैनिक अभ्यास किया। तो ये हो जाएगा दोस्तों, अगर देखें तो जीमैक्स जो है 2020 भारत और जापानी नौसेना का मुख्य अभ्यास था तथा यह सितंबर में आयोजित किया गया और इसकी आखिरी संस्करण जो है 2016 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गा को GI टैग दिया गया। तो हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गे के लिए GI टैग दिया गया है तथा इस मुर्गे की खास बात यह है कि इसका मांस और अंडा अगर दोनों देखिए दोस्तों तो काला होता है तथा अन्य मुर्गे की तुलना में अधिक जो है ये पौष्टिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। तो हो जाएगा दोस्तों कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में देखें तो भारत की पहली और आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया और इस परियोजना में देखें तो अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी जिले के निचले 39 जो गांव के देखें तो इस यहाँ के लोगों को पानी जो है पीने के प्रदान करने के लिए योजना को शुरू किया गया है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश के देखें तो आपका दिबांग घाटी जिले के निचले ही से जो होता है दोस्तों 40 गाँव को पानी पीने के लिए यहाँ से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नारदन रेलवे में चली पहली बार व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन किस राज्य में चलाई गई। तो पहली बार देखिए दोस्तों तो ये त्रिपुरा में चलाई गई है। तो याद रखिएगा कि नार्दर्न रेलवे जो है त्रिपुरा में पहली बार व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन जो है चलाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने ट्रिस्कॉन, याद रखिएगा त्रिशिकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया। तो हो जाएगा दोस्तों कि रूस ने व्हाइट आर्क रूसी आर्टिकल में एडमिरल जो गोर्बेचुक कोरोक्रीफेट से ट्रिस्कोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है। तो याद रखिएगा किसने, तो रूस देश ने। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किसने ई धरती जियो पोर्टल को लॉन्च किया। तो हो जाएगा दोस्तों कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के गृह मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने, याद रखिएगा हरदीप सिंह पुरी ने देखिए दोस्तों तो प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टी की योजना जैसे जो है विरासत चित्र को एकत्रित करके और इसके भौगोलिक सूचना प्रणाली को बनाने के लिए ई धरती जियो पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट की कौन सा स्थान मिला। तो याद रखिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किसी भी देश की पासपोर्ट रैंकिंग इस आधार पर की जाती है कि उसके जो है धारक जो है बिना पूर्व वीज़ा के कितने देशों में कितने देशों में सफलपूर्वक सफ़र कर सकते हैं। इसे देखिए दोस्तों तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट जो है एसोसिएशन यानी IATA
इसका जो है डेटा देती है। और इसमें देखें तो भारत का स्थान जो है 2020 में देखें तो 84वां स्थान था, 84 नंबर पर था, और जापान को पहला स्थान मिला था। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत हाल ही में भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन किस देश की पहली भारतीय महिला मंत्री बनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रियंका राधाकृष्णन देखिए तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डर्न के मंत्रिमंडल में सामुदायिक एवं स्वैच्छिक क्षेत्र के मंत्री एवं युवा एवं सहयोगी एवं सामाजिक विकास और रोजगार मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो कहाँ के दोस्तों? न्यूजीलैंड की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 2020 में कौन सा ग्रैंड स्लैम कोविड-19 की वजह से स्थगित करना पड़ा? तो ये हो जाएगा दोस्तों कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखिए तो विमंडल में कोविड-19 की वजह से स्थगित करना पड़ा, और यह देखिए तो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो याद रखिए विमंडल ओपन, ये देखिए दोस्तों एक बार दूसरे विश्व युद्ध में जो है हुआ था, ये घटन हुआ था, एक बार कोविड-19 के चलते हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की अगर बात करें दोस्तों तो आपको पता होगा कि अर्थ डे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो वाटर डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल वाटर डे 22 मार्च। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, और 22 मई की बात करें दोस्तों तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिवस यानी जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपका 22 मई को। और 19 अप्रैल की बात करें दोस्तों तो लिवर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि इनमें से कौन सा देश जो है क्वाड देश का समूह में शामिल है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कि क्वाड जो है 4 देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका है, जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया ये शामिल है। तो इस तरह से अगर देखेंगे दोस्तों तो इसमें 2 नाम दिख रहा है आपका, अमेरिका दिख रहा है और एक दिख रहा है आपका जापान। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड में शामिल है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में सबसे पुराना गिरजाघर यानी सेंट थॉमस चर्च जो चर्च है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखिएगा कि सेंट थॉमस जो है ये सायरो मालाबार जो कैथोलिक चर्च जो केरल के पता होगा केरल में, ये थ्रिशूर जिले में, याद रखिए केरल के थ्रिशूर जिले के पलायपुर जो है नामक स्थान पर स्थित है। और यह 52 ईस्वी में देखें तो सेंट थॉमस द्वारा स्थापित किया गया था, तथा यह चर्च जो है भारत के सबसे पुराना रोमो सीरियन चर्च है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत में स्थित किस मस्जिद को झूलती मीनारों वाली मस्जिद कहते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों, पता होगा कि अहमदाबाद में स्थित जो है सिद्दी बशीर मस्जिद, याद रखिएगा सिद्दी बशीर मस्जिद को झूलती जो है मीनार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ किसी भी एक मीनार के हिलाने पर देखें तो दूसरी वाली जो है अपने आप जो है अंतराल पर जो है हिलने लगती है, यानी कि थोड़ी देर पर वह हिलने लगती है, इसलिए इसे झूलती मीनार कहा जाता है। यह अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक साइड दिया गया है सूची, उसको दूसरे से मिलान करना है। जैसे कि आप इसको देखेंगे तो मिला लेते हैं दोस्तों, यहाँ से पुराना यहाँ पर रहा है ज्योति रंधवा। ज्योति रंधवा अगर देखें दोस्तों तो गोल्फ खेल से इनका संबंध रहता है। इसके बाद जगदीश खट्टर को देखें तो ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित है। इसके बाद देखिए दोस्तों तो सोनल मानसिंह अगर देखें दोस्तों तो इस जगह नृत्य से संबंध है। और अमृता शेरगिल जो है दोस्तों ये हो जाएगा चित्रकला से। तो इस तरह से याद रखिएगा, ज्योति रंधवा जो गोल्फ से, जगदीश खट्टर जो ऑटोमोबाइल उद्योग से, तथा सोनल मानसिंह जो है नृत्य से, और अमृता जो है शेरगिल ये चित्रकला से। तो इस तरह से आप इसको मिला करके याद रखिएगा, इसका आंसर बी होगा दोस्तों, यहाँ पर नहीं आ पा रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों कि एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है कि एस अगेंस्ट ऑड जो है सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। और इसमें देखिए दोस्तों तो इसके लेखक जो हैं इमरान मिर्जा, जो सानिया मिर्जा एवं शिवानी गुप्ता हैं। तो याद रखिएगा इसके लेखक जो हैं इमरान मिर्जा, सानिया मिर्जा एवं शिवानी गुप्ता हैं। 3 लोगों ने इसे मिल करके लिखे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहले अफ्रीकी कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का अगर देखें दोस्तों तो पहले अफ्रीकी महासचिव जो थे वो मिस्र के निवासी थे। और अगर यहाँ पर देखें तो होगा बुतरोस घाटी, याद रखिएगा कौन होगा, बुतरोस घाटी
महासचिव बनने वाले पहले अफ्रीकी कौन थे? तो इस जगह बुतरोस घाटी जो थे ये पहले अफ्रीकी महासचिव थे। वहीं देखें तो मिस्र के जो निवासी थे और इनके कार्यकाल अगर देखें तो 1992 से 96 तक चला था। अगला प्रश्न दोस्तों कि मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत अगर देखें तो भारत रत्न पाने वाले जो हैं प्रथम अगर व्यक्ति अगर भारत के अगर देखा जाए तो ये हो जाएंगे आपका लाल बहादुर शास्त्री। ये यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि इनको दिया गया था, आपको पता होगा कि इनको पुरस्कार दिया गया था जनवरी 1966 में दिया गया था। इसके बाद देखिए तो और लोगों को मिला है दोस्तों, जैसे कि के कामराज को, इनको मिला था पुरस्कार 1976 में। और जैसे कि एम आर रामचंद्रन जो है दोस्तों, एम आर रामचंद्रन जो दिखाई दे रहा है इनको मिला है आपका 1988 में। और बी आर अम्बेडकर को मिला है 1990 में मिला है। तो याद रखिएगा सबका अगर याद रखना है तो ये जो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था 1966 में। और के कामराज की अगर बात करें दोस्तों तो 1976 में। बी आर अम्बेडकर को 1990 में। और रामचंद्रन जी को देखें तो 88 में मिला था 1900। तो इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है दोस्तों 21 सितंबर को। याद रखिए 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। वहीं 14 सितंबर को आपको पता है दोस्तों कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, तो आपका आज जो है हिंदी दिवस है, 14 सितंबर का दिन है। और 30 सितंबर की बात करें दोस्तों तो 30 सितंबर जगह अंतर्राष्ट्रीय रसायन दिवस। और 1 जो सितंबर को होता है गुट निरपेक्ष दिवस मनाया जाता है। तो याद रखें 1 सितंबर गुट निरपेक्ष दिवस, 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय रसायन दिवस और 14 सितंबर हिंदी दिवस और 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अगला प्रश्न दोस्तों कि ऑपरेशन पवन भारत द्वारा उसके किस पड़ोसी देश में किया गया तथा एक शांति स्थापना का ऑपरेशन था? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर आपका श्रीलंका। याद रखें ऑपरेशन पवन जो है भारतीय सेना के द्वारा श्रीलंका में चल रहा एक गृह युद्ध को समाप्त करने हेतु चलाया गया था और यह 1987 की बात है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत को अब तक सर्वाधिक उप प्रधानमंत्री देने वाला राज्य कौन है? तो भारत को अगर देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री की बात कर देने वाला राज्य आपका हो जाएगा गुजरात। याद रखिएगा भारत जो है लोकतंत्र की में अगर देखें तो कुल 7 ऐसे उप जो है प्रधानमंत्री हुए जिसमें सबसे अधिक जो है गुजरात से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस वर्ष चीता को आधिकारिकता तौर पर भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि 1952 में। चीता को वर्ष 1952 में आधिकारिक तौर पर देखें तो यह भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और चीता जो देखें दोस्तों तो शुष्क तथा झाड़ी नुमा वनों एवं सनावनी क्षेत्र जो यानी सावना जो क्षेत्र होता है दोस्तों एक जो किस्टोन प्रजाति है यह सबसे देखें तो प्राचीन जो विग कैट प्रजाति में से एक है जिसमें पूर्वजों के साक्ष्य जो है 5 मिलियन वर्ष पूर्व जो है मायोसीन युग से जो है इनकी साम्यता देखी जाती है तथा IUCN की स्थिति के अनुसार इनकी जो रिपोर्ट आती है उनके अनुसार जो है अफ्रीकी चीता को वेलनरेड तथा एशियाई चीता को क्रिटिकली इंडेक्स जो है सूची में रखा गया था। यानी क्रिटिकली जो आपका जो लाल डाटा रोड सीट जारी होते हैं उसी किस्म में नाम जो दिया जाता है उसमें एक होता है क्रिटिकली जो होता है इंडेंजर्ड होता है जिसमें शामिल किया जाता है, तो इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि किसी जीव के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट गोंडवन प्रारंभ किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ध्यान में रखना ग्रेट इंडियन वेस्टर्न। याद रखिए ग्रेट इंडियन वेस्टर्न जो है राजस्थान का राजकीय पक्षी है जिसे राजस्थान सरकार के द्वारा जैसलमेर की डेजर्ट नेशनल पार्क में उन्हें संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट गोंडवन प्रारंभ किया गया है जिसमें देखिए दोस्तों तो फ्लैगशिप ग्रॉस लैंड स्पीसीज की संज्ञा दी गई है तथा यह अवस्थित घास भूमि की पारिस्थितिक तंत्र का एक सूचक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि टायलर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कि टायलर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस जगह पवन सुखदेव को किया गया है। प्रसिद्ध पर्यावरण अर्थशास्त्री पवन सुखदेव को देखें तो हरित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए टायलर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कर है कि अनुसूचित जनजातियों के संबंधित सरकारी पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो याद होगा दोस्तों कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सरकारी पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद देखें तो 14(4) और 16(4) और 16(4) क एवं 16(4) ख इन सभी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो सभी आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहा है कि वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है। तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ी की जो संख्या होती है दोस्तों ये होती है 7 होती है। तो याद रखिएगा खेल में कितने कितने खिलाड़ी की संख्या होती है, भी प्रश्न बनते हैं। लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि कोंकण रेलवे जोड़ती है, कोंकण रेलवे जो होती है कहाँ से जोड़ती है। तो कोंकण रेलवे देखें तो कोंकण तट के सहारे महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है। और ये देखिए तो कोंकण रेलवे देखिए मुख्य रूप से तो महाराष्ट्र की रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ती है। तो याद रखिएगा कि रोहा को मंगलोर से जोड़ती है। तो महाराष्ट्र यानी जो है महाराष्ट्र के रोहा और कर्नाटक के मंगलोर दोनों को जोड़ती है आपका कोंकण रेलवे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट होता है दोस्तों। और एक मेरा और चैनल है दोस्तों जिसमें कह सकते हैं कि मेरे से जुड़ी हुई चीज़ें कुछ कुछ मैं डालते रहता हूँ। और मेरे से अगर उसमें अगर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, उस चैनल को भी प्यार दीजिए और उसको जल्दी से सब्सक्राइब बढ़ाइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।